बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों जो है आज एक और नई बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। और उम्मीद है आप बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। तो आइए दोस्तों, चेक करिए कि आपकी स्थितियां क्या हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि किसी उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है। किसमें? यूरिया में। देखो, पीएच मान को कम करने की क्षमता पूछी है। यूरिया में, रॉक फॉस्फेट में, अमोनिया में या पोटास म्यूरेट में? फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें। मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट वाले सभी विद्यार्थी, डी पार्ट वाले सभी विद्यार्थी सही हो जाएंगे। पोटास म्यूरेट ऐसी चीज है जिसमें मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? इससे दोस्तों जो मिट्टी होती है हमारी, वो क्या हो जाती है? जो हमारी मिट्टी है वो अधिक अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक अम्लीय हो जाती है। किसके माध्यम से? पोटास म्यूरेट के माध्यम से। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में स्तनधारी प्राणी कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए। बिज्जू, जानलेवा व्हेल, कोलुगो। देखिए, बिज्जू जो है एक समुद्री पक्षी है। जानलेवा व्हेल जो है वो भी एक समुद्री है, जीव है, स्तनधारी है। कोलुगो भी स्तनधारी है। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी पार्ट आ जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तीनों सही हैं। तीनों के तीनों स्तनधारी है। यह समुद्री स्तनधारी है, समुद्री पक्षी है, स्तनधारी है मगर, ठीक है। चलिए, उत्तर पूर्व भारत में निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सा जंगलों में पाए जाते हैं? तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत में। सबसे मेन मुद्दा यहां पे पकड़ने की कोशिश करना, कहां की जगह पूछ रहा है दोस्तों? उत्तर पूर्व भारत में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व भारत में टोके गेगो पाया जाता है, लाल पांडा भी पाया जाता है, हुलाक गिब्बन भी पाया जाता है। देखो, जो टोको गेगो है ये क्या है? पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यह जो है यह छिपकली है। छिपकली की एक प्रजाति है। क्या है? छिपकली की एक प्रजाति है। क्लियर है? लाल पांडा भी पाया जाता है। देखो, जो पूंछ वाला शेर होता है यह नहीं पाया जाता है दोस्तों। पूंछ वाला जो शेर है वह कहां पाया जाता है? वह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। पूंछ वाला शेर का मकाक। मकाक का मतलब दोस्तों क्या होता है? बंदर होता है। यानी कि ये क्या है? ये बंदर की एक वैरायटी है कि पूंछ, उसकी जो पूंछ होती है वो शेर के जैसी होती है, ठीक है। और यह बंदर कहां पाया जाता है? तो यह दोस्तों यह बंदर पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। तो कौन कौन से यहां पाए जाते हैं पूर्वी घाट पे? 1, 2 और 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 और 3 सी पार्ट वाले सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन आपने कितने बार ऐसे पढ़े हैं? ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। कह रहा है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नमधापा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान? फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यह कहां है? तो मेरे मित्रों याद रखना, यह छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है मछलियों की कौन सी प्रजाति कीट भक्षी है? हिल्सा, गंबूशिया, लेबो या इनमें से कोई नहीं? कौन सी प्रजाति कीट भक्षी? कीटों को कौन सी खाती है? तो जो गंबूशिया प्रजाति होती है वह दोस्तों वह कैसी होती है? वह कीट भक्षी होती है। क्लियर है? कैसी होती है? गंबूशिया मछली जो है कीट भक्षी होती है। बी पार्ट के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन से हैं? सल्फर ऑक्साइड,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। स्टील उद्योग से सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी पार्ट, 1, 2, 3 और 4। एक प्रश्न में आप बहुत बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्य कार्यालय कहां है? सीधी सी बात, वो पूछना चाहता है कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में, नैरोबी में, नई दिल्ली में या न्यूयॉर्क में? तो दोस्तों याद रखना कहां है? नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कार्यालय है। और यह जो है मानव पर्यावरण पर जून 1972 में यहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, तभी यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहां है? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में या जर्मनी में? सभी बच्चे आंसर करें। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय, हेड ऑफिस, बिल्कुल सही है दोस्तों। कहां है? इटली में है। कहां पे है? इटली में। इटली में इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है कि फास्ट फूड को इग्नोर करना है, फास्ट फूड से दूर हटना है, ठीक है ना। चलिए, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहां है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, शिकागो, टोक्यो। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, तो याद रखना दोस्तों, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय है कैम्ब्रिज में है। कहां है? कैम्ब्रिज में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत सरकार, थोड़ा सा गलत लिख गया है, भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। नेशनल सोलर मिशन, बचत लैंप योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, अक्षय प्रकाश योजना। फटाफट, उसने क्या पूछा है? क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र में क्या आता है? बचत लैंप योजना आती है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गांवों में अभी बीते 2 से 3 साल पहले आपने देखा होगा 100 रुपए में, कहीं पे 70 रुपए में एक सौर ऊर्जा वाली लाइट दी जाती थी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए। लैंप टाइप में वह चार्ज हो जाती थी और उसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती थी। वो क्या था? वो बचत लैंप योजना थी, ठीक है ना। वो कम पैसे में, ऐसे आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत जो है लोगों को कम कीमत पर सौर ऊर्जा से संचालित बल्ब दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह, आईसीई ईस्ट, जैसन 1, इबुकी या निपोज? फटाफट आंसर करें। दोस्तों याद रखना, इबुकी जो है, इबुकी विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह है। क्लियर है? इबुकी है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोनेट्रिल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? व्हेल की सुरक्षा से, वन्य जीव सुरक्षा से, ओजोन परत की सुरक्षा से या परमाणु युद्ध है? मोनेट्रिल प्रोटोकॉल, तो दोस्तों याद रखना यह आपको अच्छे से आता है, ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। 1 जनवरी 1989 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1989 में। अगला प्रश्न, बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू ब्रांड क्वेश्चन है। आप बता दो, बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? रुई की, शीशम की, जूट की, चना की?
और अगर ऐसे प्रश्न लगातार आपको सीखने हैं तो आपको हमसे लगातार जुड़ना होगा। 15 मिनट की क्लास में 3 बेहतरीन प्रश्नों को आपको सिखा के जाते हैं। दोस्तों, बंगाली देसी रुई की एक हाइब्रिड वैरायटी है। बंगाली देसी रुई की एक हाइब्रिड वैरायटी है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी सूची की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर, या WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड की बात कर रहा है, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड जो है, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा संरक्षण के लिए 200 इको रीजन तय किए गए हैं, ठीक है ना, उनकी ये लिस्ट है। क्या? ग्लोबल 200। क्या है? ग्लोबल 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गंदे पानी से बनती है? मेथेन, CFC, HCFC या जलवाष्प? गंदे पानी से कौन सी गैस बनती है? ग्रीन हाउस गैस। देखिए, जो CFC है, CFC दोस्तों शीत ग्रहों से आती, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज, ठीक है, जो तुम्हारा AC होता है उससे निकलती है, ठीक है ना। अगर आप बात करो कि गंदे पानी से, तो दोस्तों मेथेन जो है गंदे पानी से बनती है। मेथेन किससे बनती है? गंदे पानी से बनती। ए पार्ट के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? एलिफेंट रिजर्व के लिए, विधायी संरक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण यानी ECA स्थापित करने के लिए, संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करना, या उपर्युक्त सभी? दोस्तों याद रखना, कह रहा है महेश रंगराजन समिति ने, तो महेश रंगराजन समिति ने हाथियों के बारे में बात की थी। किसकी? राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NECA स्थापित करने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी अधिनियम की, ठीक है, अधिनियम में सुधार की। निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक हैं? ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, परजीवी खाद्य श्रृंखला, या वन्य पारिस्थितिकी तंत्र? क्या कह रहा है? कौन सी संख्याओं में पारिस्थितिकी तंत्र केंद्र में व्यापक है? तो दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है केंद्र में व्यापक है। अगला डी पार्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुए हैं? देखो, जेट्रोफा का तेल जो है वह जो भी हमारी मशीनरी होती है, जो भी हमारे उद्योग होते हैं वहां काम आता है, ठीक है। उसके अलावा और किसका तेल जो है बहुत जो है हेल्पफुल साबित हुआ है सैकड़ों परियोजनाओं में? आर्चिस हाइपोगेया, पोंगामिया पिन्नाटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? पोंगामिया पिन्नाटा। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? पोंगामिया पिन्नाटा। यह एक जैविक तेल है, यह एक जैविक तेल है। अगला प्रश्न, कार्बन लेवी क्या है? जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, या इनमें से कोई नहीं? कार्बन लेवी। तो दोस्तों कार्बन लेवी, कार्बन सबसे ज्यादा किससे निकलता था? सबसे पहले जो है हमारे यहां मिट्टी का तेल यूज होता था गाड़ियों में, उसके बाद फिर डीजल आया, उसके बाद फिर पेट्रोल आया, CNG आया, LPG आया, धीरे धीरे जो है ऐसी चीजें लाते गए जिससे जो है हमारा कार्बन कम निकले। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? कार्बन लेवी क्या है? कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन लेवी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? ध्यान देना है, राइजोबियम की अगर बात करें यह एक जैविक उर्वरक है।
एजोटोबैक्टर ये भी एक जैविक उर्वरक है, सहजीवी संबंध भी ये भी एक जैविक उर्वरक है एक तरीके से। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहां पे जैविक उर्वरक की बात लिखी है। जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। यह किफायती होने के साथ साथ कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और साइडोमोनास, बैसिलस, फ्लोरोसेंट या स्यूडोमोनास, राइजोबिया, फ्रैलेवोबैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जैव उर्वरक हैं। क्लियर है। तो ये आप यहां पे देख सकते हो, वहां पे 3 दिए थे, ये सारे कहीं भी कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछ सकता है, नोट करना है। जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? वनों की कटाई और मिट्टियों के क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जैव ईंधन, तो दोस्तों जैव ईंधन का इनसे कोई तात्पर्य नहीं है, यह किसी न किसी प्रक्रिया को करने के लिए है। जैव ईंधन का मतलब क्या? देखो यह जैव ईंधन जो है यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। किसका दोस्तों? यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश के कुल ईंधन का 1/3 भाग, कुल जितना भी हम जैसे एलपीजी के रूप में यूज करते हैं घरों में, पीएनजी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कुल ईंधन का जो भी हम यूज करते हैं उसका 1/3 भाग जो है जैव ईंधन यूज करते हैं। जैव ईंधन आखिरी में तुम्हारी भाषा में अगर समझा जाए तो आज भी बहुत से गांव में गांव के आसपास पेड़ जंगल होते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उनकी कटाई करते हैं। जब वो लकड़ी सूख जाती है तो उसको चूल्हे में जला के खाना बनाते हैं। असली जैव ईंधन वही है। कोयले से खाना बनाते हैं अंगीठी जला के, वो जैव ईंधन है, ठीक है ना। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 90% यूज होता है। अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करता है? प्राकृतिक गैस, केरोसिन या गैलोसिन या प्रोपिन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गाड़ियों में केरोसिन यूज करते थे, वो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था। फिर उसके बाद उससे कम आया डीजल में, उससे कम आया पेट्रोल में, उससे कम आया एलपीजी में, उससे कम आया सीएनजी में। अब तो खैर ईवी गाड़ियां आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, आप दिया जलाइए, जो डीजल वाली गाड़ी उसमें कम धुआं निकलेगा, मगर आप दिया जलाइए तो उसमें लगातार धुआं निकलता है, ठीक है ना, बहुत वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। कह रहा है फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से आंसर करें। इटली, जर्मनी, फ्रांस या जापान? कौन सा ऐसा देश है जो फास्ट फूड के विरोध में आंदोलन चला रहा है? बिल्कुल सही है दोस्तों, इटली जो है फास्ट फूड के विरोध में आंदोलन चला रहा है, क्योंकि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए घनघोर हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ध्यान देना दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? तो जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कच्छ की खाड़ी में है। कहां है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में है। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति? फटाफट आंसर करिए। देखिए ये हमेशा प्रधानमंत्री, हमेशा जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का हमेशा चेयरमैन होता है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां है? जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय वेनिस में, रोम में, जेनेवा में या पेरिस में? फटाफट आंसर करें। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय दोस्तों याद रखना रोम में है। कहां है? रोम में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग यानी कि एबीएस तंत्र से संबंधित है? एक्सेस एंड बेनिफिट, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जेनेवा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल दोस्तों किससे है? ये ओजोन परत की सुरक्षा से है, ठीक है ना। और वो क्या यहां पूछ रहा है? एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग। तो दोस्तों क्या है? नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग से है, एबीएस तंत्र से संबंधित है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बेहद आसान क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून या 25 जनवरी? तो अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आपने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था, क्या आ जाएगा आंसर? 25 जनवरी आ जाएगा। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1936 में किसके प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था? प्रोफेसर एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद। दोस्तों याद रखना, जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ था, ये तीनों मुख्य किरदार थे उसके। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट उपर्युक्त सभी, डी पार्ट उपर्युक्त सभी। द वर्ड व्हेन एट्स हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ड व्हेन एट्स हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? दोस्तों किसकी जीवनी है? तो यह पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। पुलेला गोपीचंद कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, यह बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो आज की सीरीज दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्या आपको बेहतरीन नए प्रश्नों की श्रृंखला मिली? और अगर वाकई सीरीज अच्छी लगी तो जितने साथी शाम को आते हैं सभी को आपसे निवेदन है, सभी को शेयर करें और सभी लोग जो है यहां पे इस क्लास को प्यार देने जरूर आए। सभी को दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। थैंक यू।